हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंप्लीफाइड पैरामेडिकल। आज का हमारा टॉपिक है वुंड मैनेजमेंट एंड ड्रेसिंग सिलेक्शंस। इससे पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ ड्रेसिंग्स और उनके हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे। अब हम डिस्कस करेंगे कि वुंड की मैनेजमेंट कैसे करते हैं उसकी ड्रेसिंग के सिलेक्शन के साथ में। ठीक है, तो हम कौन सी ड्रेसिंग सिलेक्ट करेंगे और वहाँ पे जो वुंड है उसको कैसे मैनेज करेंगे उसको समझेंगे इस वीडियो के अंदर। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव से। तो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वुंड मैनेजमेंट एंड ड्रेसिंग सिलेक्शन के बारे में। देन हम ट्रीटमेंट गोल सेटिंग करेंगे कि हमें क्या ट्रीटमेंट करना है उस वुंड के लिए। देन बेड प्रिपरेशन टेक्निक्स देखेंगे। बेड प्रिपरेशन जो वुंड की एजेस हैं उनके लिए हमें क्या टेक्निक्स का यूज करना है जिससे कि वो हील हो, उसको समझेंगे। देन ड्रेसिंग सिलेक्शन स्ट्रेटजीज, ड्रेसिंग को सिलेक्ट करने के लिए कौन कौन सी प्लानिंग या स्ट्रेटजीज की जरूरत पड़ती है उसको समझेंगे। देन उसके बाद में ड्रेसिंग टाइप्स फॉर इन्फेक्टेड वुंड, हम इन्फेक्टेड वुंड के लिए कौन कौन से ड्रेसिंग के टाइप का यूज कर सकते हैं और क्यों करेंगे वो भी समझेंगे। देन मैनेजमेंट ऑफ नेक्रोटिक वुंड, हम नेक्रोटिक वुंड को की मैनेजमेंट जो है वो कैसे करेंगे उसको देखेंगे। देन स्ट्रेटेजीज फॉर स्लफिंग वुंड, स्लफिंग वुंड को कैसे मैनेज करेंगे वो समझेंगे। देन मैनेजमेंट ऑफ ग्रेनुलेटिंग वुंड्स, तो ग्रेनुलेटिंग वुंड को कैसे मैनेज करेंगे इसको डिस्कस करेंगे। एपिथेलाइजिंग वुंड की केयर कैसे करते हैं ये भी देखेंगे हम इस वीडियो में। देन लास्ट में हम समझेंगे जनरल कंसिडरेशंस फॉर ऑल वुंड टाइप, सभी वुंड्स के लिए क्या जनरल कंसिडरेशंस है, क्या सभी में कॉमन चीजें हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं वुंड मैनेजमेंट एंड ड्रेसिंग सिलेक्शन से। तो इसमें सबसे पहले हम समझेंगे अंडरस्टैंडिंग एंड इवेल्युएटिंग वुंड। तो किसी भी वुंड को मैनेज करने के लिए या फिर उसमें कौन से टाइप की ड्रेसिंग का यूज करना है वो कुछ चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। कौन कौन सी चीजें होती हैं उसको हमें समझना पड़ेगा पहले। तो हम समझते हैं, इसमें इनिशियल असेसमेंट करते हैं। हम पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि वुंड इन्फेक्टेड है या नहीं। सबसे पहले हमारा इनिशियल जो एग्जामिनेशन होता है या फिर असेसमेंट होता है उसमें हम वुंड में क्या देखते हैं कि हमारा वुंड जो है वो इन्फेक्टेड है या फिर क्लीन वुंड है। तो वहाँ पे हमें कुछ साइन देखने को मिल सकते हैं इन्फेक्टेड वुंड के अंदर। वहाँ पे रेडनेस प्रेजेंट होगी, स्वेलिंग प्रेजेंट होगी, वार्म थोड़ा सा हॉट होगा और पस फॉर्मेशन हो रही होगी। तो ऐसे वुंड कौन से होते हैं? इन्फेक्टेड वुंड होते हैं। ओके, नॉन इन्फेक्टेड वुंड के अंदर आपको इस टाइप के कोई भी साइन नहीं दिखाई देंगे। वहां पे सिर्फ आपको जो स्वेलिंग है वो दिखाई दे सकती है। ठीक है, तो स्वेलिंग आपको दिखाई देगी, उसके अलावा वहां पे पस जैसी कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं दिखने चाहिए नॉन इन्फेक्टेड वुंड के अंदर। ओके, देन वुंड क्लासिफिकेशन, तो वुंड को आइडेंटिफाई करने के बाद में आपको क्या करना है, वुंड को क्लासिफाई करना है कि कौन से टाइप का वुंड है। कैटेगराइज वुंड, सर्जिकल वुंड है, ट्रॉमेटिक वुंड है, क्रॉनिक वुंड है, ताकि हम उसके ट्रीटमेंट के लिए प्लान बना सकें, उसके अकॉर्डिंग हम ड्रेसिंग को सिलेक्ट कर पाए। ओके, देन हम देखते हैं एसेस वुंड साइज एंड डेप्थ, हम वुंड के साइज को मेजर करते हैं, उसकी डेप्थ को मेजर करते हैं कि हमें कितना टाइम लगने वाला है उसके हीलिंग के प्रोसेस में। हम उसकी लेंथ, विड्थ और डेप्थ को देखते हैं, उसकी प्रोग्रेस को देखने के लिए कि आपको कैसे पता लगेगा कि आपकी ड्रेसिंग या फिर आपका वुंड जो है वो हील हो रहा है। तो अगर हमें डेप्थ पता होगी, उसकी साइज के बारे में पता होगा, तो हम उसके साइजेस को देख करके पता कर सकते हैं कि उसका जो वुंड है वो हील हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, देन उसके बाद में डिटरमाइन वुंड लोकेशन, और इसमें क्या करते हैं हम वुंड की लोकेशन को भी देखते हैं, आपकी वुंड की लोकेशन कहाँ पे है। ठीक है, अगर कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे वुंड की हीलिंग जल्दी होती है, बट कुछ ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पे हीलिंग प्रोसेस जो होती है वो स्लो होती है। जैसे कि यहाँ पे लिख रखा है वुंड ओवर बोनी एरियाज, ऐसे वुंड जहाँ पे बोन्स होती हैं, बोनी एरियाज होते हैं, वहाँ पे जो हीलिंग का प्रोसेस होता है वो थोड़ा सा स्लो होता है सॉफ्ट टिश्यूज से। सॉफ्ट टिश्यूज में क्या होता है, फास्ट होती है हीलिंग की प्रोसेस, बट ऐसे वुंड जो कि बोनी एरियाज के पास में होते हैं वहाँ पे हीलिंग का प्रोसेस थोड़ा सा स्लो हो सकता है। ओके, तो इस तरीके से हम एक वुंड को असेस कर सकते हैं, वुंड को इवेल्युएट कर सकते हैं ताकि हम उसके लिए ड्रेसिंग का सिलेक्शन कर पाए। ओके, तो इसमें सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है आपका वुंड इन्फेक्टेड है या नहीं है। उसके बाद में वुंड को क्लासिफाई करना है, वो सर्जिकल वुंड है, ट्रॉमेटिक वुंड है, क्रॉनिक वुंड है या फिर कोई अदर टाइप का वुंड है, उसको हमें क्लासिफाई करना है। देन उस वुंड की जो साइज है या फिर डेप्थ जो है उसको मेजर कर सकते हैं। उसके अलावा वुंड की लोकेशन कहाँ पे है वो भी हमें देखनी पड़ेगी ताकि हम ड्रेसिंग को सिलेक्ट कर पाए उन टिश्यूज के बेस पे, उन डेप्थ, उन लेंथ के बेस पे, या फिर वुंड जो है वो कौन सी कैटेगरी का है, वो इन्फेक्टेड है या नॉन इन्फेक्टेड है, उसके बेस पे हम ड्रेसिंग की सिलेक्शन करेंगे। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रीटमेंट गोल सेटिंग। अब जब हमने ये सारी चीजें देख लेते हैं उसके बाद में हम क्या करते हैं, ट्रीटमेंट में हमें क्या करना है उसके लिए गोल सेटिंग करते हैं। ठीक है, तो ट्रीटमेंट प्लान में हमारी कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए वो डिस्कस करते हैं। फॉर इन्फेक्टेड वुंड, अगर हमारा वुंड इन्फेक्टेड है तो हमें क्या करना चाहिए, उसमें प्राइमरी गोल हमारा होता है हमें बैक्टीरियल लोड को जो है डिक्रीज करना होता है। अगर वहां पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसे डिक्रीज करना ही हमारा प्राइमरी गोल होगा इन्फेक्टेड वुंड के अंदर। सेकेंडरी गोल क्या होता है, अगर क्योंकि वो इन्फेक्टेड वुंड है तो वहां पे स्मेल आ सकती है, अब पेशेंट को पेन भी होगा तो वहां पे आपको कंफर्ट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और इसके अलावा वहां पे इन्फेक्शन
इन्फेक्शन की वजह से आपको सिस्टेमिक कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकते हैं, उनको मैनेज करना है। देन इनहेंस वुंड हीलिंग कंडीशन, और वुंड को ऐसी कंडीशन में लाना है ताकि वुंड जो है वो हील कर पाए। ओके, देन फॉर नॉन इन्फेक्टेड वुंड, अभी हमने इन्फेक्टेड वुंड के लिए देखा कि हमें क्या करना चाहिए, अब हम देखते हैं नॉन इन्फेक्टेड वुंड के लिए हम क्या करेंगे ट्रीटमेंट सेटिंग्स के अंदर। तो सबसे पहला प्राइमरी गोल हमारा क्या होता है नॉन इन्फेक्टेड वुंड के अंदर, क्योंकि वो नॉन इन्फेक्टेड है तो हीलिंग का प्रोसेस तो हो ही रहा होता है, बट हमें उसे और ज्यादा प्रमोट करने की जरूरत होती है ताकि टिश्यूज जो है वो अच्छे तरीके से हील करे, रीजनरेट करे, वहां पे कोई कॉम्प्लिकेशंस ना आए या इन्फेक्शन ना हो वहां पे। ठीक है, तो ये हमारा प्राइमरी गोल होगा नॉन इन्फेक्टेड वुंड के लिए। देन सेकेंडरी गोल क्या हो सकता है, वहां पे हमें मॉइस्चर को मेंटेन करना होता है, इन्फेक्शन को रोकना होता है, पेशेंट को कंफर्ट को मैनेज करना होता है, और वहां पे हेल्दी टिश्यू ग्रोथ को भी प्रमोट करना होता है या फिर सपोर्ट करना होता है। ओके, तो ये नॉन इन्फेक्टेड वुंड के लिए हमें क्या ट्रीटमेंट गोल सेटिंग करनी है वो था इसके अंदर। देन हम बात करते हैं बेड प्रिपरेशन टेक्निक। पहली बात तो वुंड बेड होता क्या है, तो इसको और डायग्राम में समझते हैं। जो वुंड है आपके यहाँ पे दिख रहा होगा, ये वाला जो पोर्शन जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला क्या है, वुंड बेड है। ठीक है, मतलब वुंड की जो एजेस होती है ना उसी को हम वुंड बेड बोलते हैं, और इसको हमें प्रिपेयर करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि यही वो टिश्यूज हैं जो कि रीजनरेट होते हैं, जो कि डिफरेंशिएट होते हैं, या फिर जो कि अपने आप में ग्रो करते हैं या फिर मल्टीप्लाई करते हैं ताकि नए टिश्यूज, नई सेल्स बन पाए। तो इस वुंड बेड को अगर हम सही से प्रिपेयर करते हैं, सही से हम ठीक करते हैं, तो हमारा वुंड जो है वो जल्दी से हील हो सकता है। अब इस वुंड को हम प्रिपेयर कैसे करते हैं वो हम इसके अंदर समझेंगे कि वुंड के प्रिपेयर को बेड प्रिपरेशन टेक्निक्स कौन कौन सी होती हैं और कैसे हम उस वुंड बेड को प्रिपेयर करेंगे। ओके, तो इसमें सबसे पहले हमारा काम होता है वुंड के बेड को प्रिपेयर करने के लिए क्लीनिंग। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस जैसे कि डाइल्यूटेड आयोडीन और क्लोरहेक्सिडिन का हम यूज करते हैं उस वुंड के बेड को क्लीन करने के लिए या फिर वुंड के एजेस को क्लीन करने के लिए। ओके, देन उसके बाद में कंसिडरेशंस में हम वो मेथड यूज करते हैं जो कि पेशेंट के वुंड के टाइप को मैच करता हो और पेशेंट की कंडीशन को मैच करता हो। ओके, नेक्स्ट इसके अंदर है डिब्राइडमेंट। तो बेड के प्रिपरेशन करने के लिए हमें डिब्राइडमेंट टेक्निक का भी यूज करना पड़ सकता है। अब डिब्राइडमेंट टेक्निक होती क्या है, जो हमारे वुंड के अंदर अगर डेड टिश्यूज हैं, डेड सेल्स हैं, जब हमें उसे रिमूव करना होता है, ठीक है, या फिर कोई स्लफ मटेरियल है, जब हम उसे रिमूव करेंगे ताकि वुंड बेड जो है वो अच्छे से क्लीन हो जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिब्राइडमेंट बोलते हैं। अभी डिब्राइडमेंट जो है वो हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। कौन कौन से तरीका हम यूज करते हैं वो देख लेते हैं। पहला है सर्जिकल डिब्राइडमेंट। इसमें हम क्या करते हैं, जो डेड टिश्यूज होते हैं उनको रिमूव करने का काम करते हैं सर्जिकल मेथड से, ताकि वहां पे हेल्दी टिश्यूज ऊपर आए और टिश्यूज की ग्रोथ हो वहां पे। ओके, दूसरा मेथड है मैकेनिकल डिब्राइडमेंट, जिसके अंदर हम सलाइन और वाटर का यूज करते हैं उस वुंड को क्लीन करने के लिए और वहां से स्लफ को रिमूव करने के लिए। ठीक है, ताकि वहां के जो वुंड एजेस हैं वो ऊपर आ पाए और अपने आप को रीजनरेट करें, अपने आप को मल्टीप्लाई करें और ग्रो करें ताकि वुंड हील हो। थर्ड नंबर पे है एंजाइमेटिक डिब्राइडमेंट। इसके अंदर हम क्या करते हैं, कुछ टॉपिकल एजेंट्स, कुछ एंजाइम्स का यूज करते हैं ताकि वो वुंड के अंदर जो भी डेड मटेरियल है या फिर डेड सेल्स हैं, डेड टिश्यूज हैं, उनको तोड़ पाए, उनका ब्रेक डाउन कर पाए और उनको वहां से रिमूव कर पाए हम। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद में ऑटोलाइटिक डिब्राइडमेंट। इसके अंदर हम बॉडी के कुछ एंजाइम्स का यूज करते हैं जो कि इन डेड टिश्यूज को खत्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और वहां पे एक मॉइस्चर प्रोवाइड करते हैं उन डेड टिश्यूज के अंदर, ताकि वो एंजाइम्स जो है उन डेड टिश्यूज को खत्म कर पाए और वहां पे एक अच्छा वुंड बेड जो है वो प्रिपेयर हो जाए और हीलिंग जो है वो जल्दी से होने लगे। ओके, देन उसके बाद में है मॉइस्चर मैनेजमेंट। अब इसके अलावा भी हमें कुछ और चीज करनी पड़ेगी जिसमें है मॉइस्चर को मैनेज करना। अगर वुंड बेड को अगर हमें प्रिपेयर करना है उसके अंदर, तो मॉइस्चर को मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, मेंटेन ऑप्टिमल मॉइस्चर लेवल, प्रिवेंट वुंड फ्रॉम ड्राइंग आउट। तो हम क्या करते हैं, प्रॉपर एक मॉइस्चर को बनाने का काम करते हैं ताकि ना ही वहां पे ज्यादा मॉइस्चर हो, ना ही वहां पे कम मॉइस्चर हो, क्योंकि ये दोनों ही कंडीशन वुंड की हीलिंग के प्रोसेस को रोकने का काम करती हैं। तो हमें एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना है ताकि एक ऑप्टिमल मॉइस्चर के ऊपर हमारा वुंड जो है वो हील कर पाए। ओके, देन हम बात करते हैं ड्रेसिंग सिलेक्शन स्ट्रेटेजीज। अब ये सारी चीजें देखने के बाद में हमें क्या करना पड़ता है, इनके लिए ड्रेसिंग को सिलेक्ट करना पड़ता है कि कौन से टाइप की हमें ड्रेसिंग जो है वो यूज करनी है। तो उसके अंदर हम देखते हैं पहले तो फंक्शन क्या क्या होते हैं, हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया था, बट मेन फंक्शन हम इसमें देखते हैं कि क्या क्या हो सकते हैं। तो इसमें मॉइस्चर रेगुलेशन, पहला मेन काम क्या होगा हमारे जो ड्रेसिंग है उसका, एक ऑप्टिमल मॉइस्चर को मेंटेन करना हीलिंग के प्रोसेस के लिए, इन्फेक्शन को कंट्रोल करना, उनके अंदर माइक्रोबियल एजेंट्स होने चाहिए जो कि बैक्टीरियल लोड को कम करे वहाँ उस वुंड के अंदर से। देन टिश्यू रीजनरेशन, हम प्रमोट करते हैं ग्रेनुलेशन और एपिथेलाइजेशन को, ताकि वहाँ पे ऐसी ड्रेसिंग सेलेक्ट करते हैं जो कि वहाँ पे ग्रेनुलेशन और एपिथेलाइजेशन को प्रमोट करने का काम करते हैं। ओके,
देन दूसरा फैक्टर क्या होता है, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग चॉइस। कौन कौन से फैक्टर जो है वो चॉइस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं वो देखते हैं। वुंड टाइप, आपको जो है आपकी ड्रेसिंग इस तरीके से इस तरीके से सिलेक्ट करनी है ताकि वो वुंड के टाइप को मैच कर सके। जैसे कि उसका टाइप, वहां पे कौन से टाइप का वुंड है, लोकेशन क्या है और उस वुंड की साइज क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमें ड्रेसिंग को सिलेक्ट करना पड़ेगा। देन एक्सट्रूडेट लेवल, उस वुंड के अंदर कितना ज्यादा एक्सट्रूडेट बन रहा है या फिर फॉर्मेशन हो रही है, पस फॉर्मेशन हो रही है, कितना ज्यादा इन्फेक्शन है, तो उसके अकॉर्डिंग भी हमें जो है ड्रेसिंग को सिलेक्ट करेंगे। क्योंकि अगर ज्यादा वहां पे एक्सट्रूडेट निकल रहा है तो हमें एब्सॉर्बेंट टाइप की ड्रेसिंग का यूज करना पड़ेगा। अगर वहां पे वुंड जो है वो ड्राई है तो हमें मॉइस्चराइजर ड्रेसिंग या फिर मॉइस्चर प्रोवाइडिंग ड्रेसिंग का यूज करना पड़ेगा। ओके, देन उसके बाद में पेशेंट कंफर्ट। अगर हम इसके अलावा ये भी देखते हैं कि हम जो ड्रेसिंग सेलेक्ट करने वाले हैं वो कितने लेवल पर पेशेंट को कंफर्ट प्रोवाइड करने वाली है। जैसे कुछ बर्न पेशेंट होते हैं तो बर्न पेशेंट के अंदर हम हाइड्रोकोलोइड्स या फिर ऐसी ड्रेसिंग का यूज करते हैं जो कि मॉइस्चर प्रोवाइड करने वाली होती हैं ताकि वहाँ पे पेशेंट को पेन कम फील हो। ठीक है, तो इस वजह से हम पेशेंट के कंफर्ट को भी ध्यान रखते हैं और पेशेंट को किसी भी चीज से एलर्जी होती है किसी भी टाइप की ड्रेसिंग से तो हम वो ड्रेसिंग भी यूज नहीं करते हैं वहाँ पे। ओके, तो ये थी ड्रेसिंग सिलेक्शन स्ट्रेटेजीज जिसके अंदर हम उसके फंक्शन के बेस पे और कुछ फैक्टर्स के बेस पे जो है ड्रेसिंग को सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, देन उसके बाद में ड्रेसिंग टाइप्स फॉर इन्फेक्टेड वुंड। अब हम देखेंगे स्पेशली इन्फेक्टेड वुंड के लिए हमें क्या क्या मैनेजमेंट करनी पड़ती है या फिर कौन से टाइप की ड्रेसिंग का सिलेक्शन करना पड़ता है उसको समझ लेते हैं। पहला एंटी माइक्रोबियल ड्रेसिंग का हमें यूज करना पड़ेगा इन्फेक्टेड वुंड के लिए, जिसमें कि हमें जो ड्रेसिंग होगी उसके अंदर मिक्स हो सकता है आयोडीन और सिल्वर जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, देन ऑडर कंट्रोल, क्योंकि वो इन्फेक्टेड वुंड है तो वहाँ पे स्मेलिंग आना जो है एक नॉर्मल सी बात हो सकती है कि इन्फेक्टेड वुंड में वहाँ पे स्मेल आने ही लगती है, तो वहाँ पे ऑडर कंट्रोल ड्रेसिंग का भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे चारकोल रिलेटेड जो ड्रेसिंग होती है, चारकोल्स की एक्टिवेटेड चारकोल्स की जो ड्रेसिंग्स होती हैं वो क्या करती हैं, ऑर्डर को कंट्रोल करने का काम करती हैं, स्मेल को कंट्रोल करने का काम करती हैं जिससे कि पेशेंट के कंफर्ट जो है वो इंक्रीज होता है। देन थर्ड नंबर पे सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स, हम सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं जो कि उस इन्फेक्शन से फाइट करने में हेल्प करती हैं। तो यहाँ पे कुछ सीवियर इन्फेक्शन की कंडीशन में हमें कॉम्प्लीमेंट्री लोकल वुंड केयर के अंदर हमें सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स का भी यूज कर सकते हैं वुंड की केयर करने के लिए या फिर वहाँ पे इन्फेक्शन को कम करने के लिए। ओके, देन हम बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ नेक्रोटिक वुंड। तो अब हम देखेंगे नेक्रोटिक, पहले अभी हमने देखा इन्फेक्टेड वुंड, अब हम देखेंगे नेक्रोटिक वुंड को कैसे मैनेज करते हैं। ओके, तो परफ्यूजन असेसमेंट। अब नेक्रोटिक वुंड होते कैसे, हमने सबसे पहली वीडियो के अंदर डिस्कस किया था जिसमें हमने वुंड्स के टाइप पढ़े थे, जिसमें नेक्रोटिक वुंड में हमने डिस्कस किया था कि जो नेक्रोटिक वुंड होते हैं वहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं होने के कारण वहाँ के टिश्यूज जो हैं वो डेड हो जाते हैं। अब वहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं होती है और डेड हो जाते हैं वहाँ के सेल्स, तो इससे क्या होता है वहाँ पे हीलिंग ही नहीं हो पाती है। ठीक है, हीलिंग होगी नहीं क्योंकि वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन नहीं पहुंच पा रही है। तो अगर ऐसे टाइप के वुंड आपको दिखाई देते हैं तो आपका पहला काम क्या होगा, वहाँ पे परफ्यूजन असेसमेंट करना। पहले तो ये देखना होता है कि वहाँ पे ब्लीडिंग या फिर ब्लड सर्कुलेशन आ रही है या नहीं आ रही है। मतलब वहाँ पे आप एक निडल को प्रिक करके देख सकते हो, निडल के ऊपर जब आप प्रिक करोगे वहां पे अगर आपको ब्लीडिंग दिखाई देती है तो इसका मतलब उस एरिया के अंदर ब्लड सर्कुलेशन आ रही है। अब जहां पे ब्लड सर्कुलेशन आ रही है वहां पे आप क्या कर सकते हो, डिब्राइडमेंट कर सकते हो। ठीक है, उन डेड मटेरियल को कट कर दोगे ताकि जो नीचे वाला पोर्शन है जहां पे ब्लड सर्कुलेशन हो रही है उस एरिया के ऊपर हम ड्रेसिंग परफॉर्म कर देंगे डिब्राइडमेंट करने के बाद में। अब इससे क्या होगा, वो ब्लड की सर्कुलेशन की वजह से वहां के टिश्यूज जो है वो रीजनरेट करेंगे, हील करेंगे अपने आप को। तो इस टाइप के वुंड को हम क्या बोलते हैं, नेक्रोटिक वुंड बोलते हैं। इसके अंदर पहला देखो हम क्या करते हैं, कैसे कैसे इसको मैनेज करना होता है। पहला हमारा काम होता है परफ्यूजन को असेस करना। तो हम क्या करते हैं, चेक ब्लड फ्लो। तो हम क्या करते हैं, एसेस आर्टीरियल परफ्यूजन टू डिटरमाइन इफ रीवैस्कुलराइजेशन इज नीडेड। तो हम चेक करते हैं आर्टीरियल परफ्यूजन को, वहां पे आर्टीरियल ब्लड सप्लाई पहुंच रही है। अगर वहां पे आपको लगता है कि वहां पे ऐसा कुछ है तो वहां पे आप रीवैस्कुलराइजेशन जो है वो कर सकते हो। अगर वहां पे ब्लड नहीं पहुंच रहा है, अगर ब्लड पहुंच रहा है तो आप डिब्राइडमेंट कर दोगे, अगर नहीं पहुंच रहा है तो उस कंडीशन के अंदर आप रीवैस्कुलराइजेशन कर सकते हो। और कैसे कर सकते हो अभी देखते हैं। रीवैस्कुलराइजेशन, तो आप इस डायग्राम में देखो हमने क्या किया हुआ है, इस जहां पे जिस एरिया के अंदर ब्लड सर्कुलेशन नहीं पहुंच रहा था वहां पे एक जगह से हमने आर्टरी को यहाँ पे जोड़ा, एक हमने ग्राफ्ट लिया वेन्स का, हमने एक जगह पे यहाँ जोड़ा और दूसरी जगह यहाँ जोड़ दिया। ठीक है, ताकि इस जो ये आर्टरी ब्लॉक हो गई थी जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन आपके लिम्ब के अंदर नहीं पहुंच पा रहा था, हमने क्या किया, इसको बाईपास कर दिया। अब ये ब्लड जो है वो इस रास्ते से आएगा। ठीक है, पहले ये रास्ता जो है वो ब्लॉक हो गया था, अभी क्या हो रहा है, ब्लड जो है वो इस रास्ते से आएगा नीचे वाले लिम्ब के अंदर। ठीक है, तो ये जो कंडीशन होती है इसी को हम क्या बोलते हैं, रीवैस्कुलराइजेशन, जहां पे हम ब्लड वेसल्स को उस एरिया के अंदर रीवैस्कुलराइजेशन करते हैं ताकि ब्लड वहां पे पहुंच पाए। ओके
एसेंशियल फॉर पेशेंट विद पुअर ब्लड फ्लो टू रिस्टोर टिश्यू वायबिलिटी। तो ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि जो टिश्यूज के पास में ब्लड सर्कुलेशन नहीं पहुंच पा रही थी और वो डेड हुए जा रहे थे, तो उनको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, रीवैस्कुलराइजेशन करते हैं, ताकि वहां पे ब्लड पहुंच पाए और वहां की सेल्स जो है वो डेड ना हो। ओके, देन हम बात करते हैं कंसिडर वैस्कुलर सर्जरी और प्रोड्यूस टू इम्प्रूव ब्लड फ्लो। इसके अलावा हम वैस्कुलर सर्जरी भी परफॉर्म करवा सकते हैं, जिससे कि वहां के एरिया के अंदर ब्लड सप्लाई हो पाए। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं डिब्राइडमेंट एंड ड्रेसिंग। अब हम क्या कर सकते हैं, जो नेक्रोटिक वुंड होते हैं, क्योंकि वहां के जो सेल्स होते हैं वो डेड होने के बाद में ब्लैक हो जाती हैं, ठीक है, तो ये एक नेक्रोटिक वुंड का कैरेक्टरिस्टिक्स भी है कि आपको वहां पे ब्लैक या डेड स्किन दिखाई देगी। अब डिब्राइडमेंट में हमें क्या करना पड़ता है, इसी डेड स्किन को रिमूव करना पड़ता है, फोर्सेप्स या सीजर की हेल्प से या स्कैल्प की हेल्प से इसको रिमूव कर देंगे। ओके, रिमूव डेड टिश्यू थ्रू सर्जिकल डिब्राइडमेंट। ओके, सर्जिकल हमने अलग अलग टाइप के डिब्राइडमेंट देखे थे, तो उनमें से कोई भी मेथड का हम यूज करके यहाँ पे डिब्राइडमेंट प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हैं। उसके अलावा हाइड्रेट द वुंड यूजिंग हाइड्रोजेल ड्रेसिंग टू प्रमोट हीलिंग। अब क्योंकि नेक्रोटिक वुंड क्या होते हैं, बहुत ज्यादा ड्राई होते हैं, ठीक है, बहुत, क्योंकि वहां पे कोई भी ब्लड सर्कुलेशन नहीं होती है, तो इसकी वजह से वहां पे जो टिश्यूज होते हैं काफी ज्यादा ड्राई होते हैं, और ऐसी कंडीशन को ठीक करने के लिए हमें जो ड्रेसिंग यूज करनी पड़ेगी वो कौन सी होगी, वो मॉइस्चर प्रोवाइड करने वाली ड्रेसिंग होगी, और उसके अंदर एग्जांपल्स हैं हाइड्रोजेल। तो हम हाइड्रोजेल का यूज करेंगे इस नेक्रोटिक वुंड के अंदर जब हम डिब्राइडमेंट प्रोसेस को कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद उसकी ड्रेसिंग करने के लिए। ओके, देन हम बात करते हैं स्ट्रेटेजीज फॉर स्लफिंग वुंड। अब स्लफिंग वुंड को मैनेज करने के लिए हम क्या क्या करेंगे वो भी हम समझ लेते हैं। पहला, अब इसके पहले प्रोसेस में क्या होगा कि हमारे पास में जो स्लफिंग वुंड है, तो स्लफिंग वुंड में जो टिश्यूज होते हैं उनके ऊपर कुछ स्लफ फॉर्मेशन हो जाती है। स्लफ क्या होता है, कुछ ब्लड वेसल्स से कुछ प्लाज्मा जो वो लीक आउट होकर के आता है, और प्लाज्मा के साथ में बहुत सारी ब्लड जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं वो भी आती हैं इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए। और इस कंडीशन में वहां पे क्या होता है, बहुत सारी सेल्स आपस में कंबाइन हो जाती हैं और एक पस फॉर्मेशन करती हैं, एक फ्लूइड का फॉर्मेशन करती हैं, जिसको हम पस बोलते हैं और उसको हम एक्सुडेट भी बोलते हैं। और ये जो है वो इन्फेक्टेड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो इन दोनों ही कंडीशन में वहां पे क्या होता है, एक व्हाइट सा स्लफ बन जाता है जो कि हेल्दी सेल्स को कवर करने का काम करता है। अब क्योंकि ये हेल्दी टिश्यूज को कवर कर लेता है, तो वहां पे ऑक्सीजन जो है वो नहीं पहुंच, ऑक्सीजन या फिर जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छे से नहीं पहुंच पाती है, जिसकी वजह से वो टिश्यूज जो है वो ग्रो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो हेल्दी टिश्यूज को कवर कर लेगा हमारा स्लफ। तो इस प्रोसेस को ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो स्लफ को हटाना पड़ेगा, ताकि जो हमारी जो इंटरनल जो सेल्स हैं, जो स्लफ के नीचे जो हमारी सेल्स हैं, वो ऊपर आए और अपने आप को हील करना स्टार्ट करें, अपने आप को मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करें। तो डिब्राइडमेंट में क्या करते हैं, रिमूव येलोइश फाइब्रस मटेरियल को हम रिमूव करने का काम करते हैं, जो कि हम क्लीनिंग से कर सकते हैं। ओके, तो अब जैसे कि आपने इसमें देखा कि इस यहाँ पे येलो पार्ट था, अब हमने यहाँ पे जो येलो पार्ट को हटाएंगे तो हमारा टिश्यू कैसा दिखेगा, कुछ इस तरीके से। वहां पे आपको बहुत ज्यादा ब्लीडिंग दिखाई दे सकती है, क्योंकि आपने जो डेड मटेरियल हटाया है उसके नीचे क्या थे, हमारे नॉर्मल सेल्स थे, और वहां पे ब्लड वेसल्स भी थी। तो हम जैसे जैसे डिब्राइडमेंट करते हैं तो हमारे वहां पे बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने लग जाएगी, थोड़ी बहुत ब्लीडिंग आपको दिखाई देगी, जो कि साइन देता है आपको कि यहाँ पे आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो काफी अच्छी है। अगर वहां पे ब्लड सर्कुलेशन आपकी अच्छी है तो इसका मतलब वहां पे हीलिंग बहुत जल्दी होगी। अगर हीलिंग वहां पे जल्दी हो सकती है तो आपको काम क्या करना है, वहां पे सिर्फ इन्फेक्शन से रोकना है उस जगह को। तो ऐसे ड्रेसिंग में हमें क्या करना है, डिब्राइडमेंट में पहले तो हमें येलोइश पार्ट को रिमूव करना है क्लीनिंग के थ्रू, जो कि हम सलाइन और टैप वाटर का यूज करके वुंड को क्लीन भी करेंगे। उसमें ड्रेसिंग का सिलेक्शन हम कैसे करेंगे, मॉइस्चर बैलेंसिंग ड्रेसिंग का यूज करेंगे, जिसमें हाइड्रोजेल का यूज करते हैं फॉर ड्राई वुंड। अगर ड्राई वुंड है, हमारा स्लफिंग वुंड जो है उसमें अंदर जो वुंड है वो ड्राई वुंड है, तो वहां पे हम मॉइस्चर बैलेंसिंग ड्रेसिंग का यूज करेंगे। एब्जॉर्बेंट ड्रेसिंग, यूज एल्गिनेट और फॉर्म फॉर वुंड विद हाई एक्सुडेट। अगर वहां पे बहुत ज्यादा स्लफ फॉर्मेशन हो रही थी तो हम क्या करेंगे, एब्जॉर्बेंट ड्रेसिंग का यूज करेंगे। तो ड्राई वुंड के लिए जो हमारा मॉइस्चर बैलेंसिंग जो ड्रेसिंग है उसका यूज करेंगे, और जहां पे हमारा बहुत ज्यादा एक्सुडेट, बहुत ज्यादा पस फॉर्मेशन हो रही है, वहां पे हम एब्जॉर्बेंट ड्रेसिंग का यूज करेंगे। ओके, देन रेगुलर मॉनिटरिंग। अब हम क्या करते हैं, इसकी रेगुलर मॉनिटरिंग भी करनी पड़ती है, ताकि हम वुंड के हीलिंग के प्रोसेस को समझ पाएं, एसेस कर पाएं, ताकि हम ये भी एडजस्ट कर पाएं उसको आगे ट्रीटमेंट में हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं मैनेजमेंट ऑफ ग्रेनुलेटिंग वुंड। अब ग्रेनुलेटिंग वुंड को कैसे मैनेज करना होता है, यहाँ पे हमें प्रमोट करना होता है हीलिंग टिश्यूज को, या प्रोटेक्ट करना होता है हीलिंग टिश्यूज को, क्योंकि जो ग्रेनुलेटिंग वुंड होते हैं उसके अंदर जो वुंड होते हैं
वो इतने ज़्यादा इन्फेक्टेड नहीं होते हैं और वहाँ पे टिश्यू जो है वो जल्दी से हील करने की कंडीशन में होते हैं, वो हील कर रहे होते हैं अपने आप में ही, ठीक है। तो हमें सिर्फ वहाँ पे प्रोटेक्शन करने की जरूरत होती है। तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, यूज जेंटल क्लीनिंग मेथड। हम कुछ जेंटल क्लीनिंग मेथड्स का यूज करते हैं उसको क्लीन करने के लिए, जो ग्रेनुलेशन टिश्यूज हैं उनको डैमेज होने से रोके, है ना, डैमेज होने से बचाए उन ग्रेनुलेशन टिश्यूज को, उस तरीके से हम उसकी क्लीनिंग करेंगे। देन ड्रेसिंग चॉइस, हम कौन सी टाइप की ड्रेसिंग का यूज करेंगे, हम हाइड्रोजेल या फिर फॉर्म ड्रेसिंग का यूज करेंगे वहाँ पे मॉइस्ट एनवायरनमेंट को बनाए रखने के लिए, ताकि वहाँ पे हीलिंग हो पाए। देन कंसीडर लो एडेसिव ड्रेसिंग टू प्रोटेक्ट फ्रेजाइल टिश्यूज। अब क्योंकि ये ग्रेनुलेटिंग टिश्यूज जो होते हैं वो काफी ज्यादा फ्रेजाइल होते हैं, मतलब वीक होते हैं, ठीक है, नए नए सेल्स बन रहे होते हैं, तो ये वीक सेल्स होती है उनकी वुंड बेड के ऊपर, जो न्यू लेयर बन रही होती है वो काफी ज्यादा सॉफ्ट होती हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम चिपकने वाली ड्रेसिंग का यूज करेंगे तो क्या होगा, जब हम उसको रिमूव करेंगे तो वहाँ पे सेल्स जो हैं वो भी वहाँ से रिमूव हो जाएंगी, जो कि टिश्यूज को डैमेज करने का काम करेंगी। तो ऐसी कंडीशन में हमें कुछ ऐसी ड्रेसिंग का यूज करना चाहिए जो कि लो एडेसिव हो, कम चिपकने वाली हो, तो वो अच्छे से वहां उस वुंड के ऊपर नहीं चिपकेगी, तो कम टिश्यूज को डैमेज भी करेगी। ओके, देन उसके बाद में सपोर्टिव केयर। तो सपोर्टिव केयर के अंदर हमें क्या करना पड़ सकता है, हमें उसके न्यूट्रिशनल सपोर्ट को भी और उसकी जो भी अंडरलाइंग कंडीशन, जिस डिजीज कंडीशन में उसको भी हमें ट्रीट करना है, ताकि ओवरऑल उस पेशेंट की जो है हीलिंग हो पाए। ओके, देन उसके बाद में हम क्या करेंगे, एपिथेलाइजिंग वुंड की केयर कैसे करनी होती है उसको समझ लेते हैं। तो प्रमोट टिश्यू मैचुरेशन। अब क्योंकि ये ग्रेनुलेशन टिश्यूज के बाद वाली स्टेज है जिसमें सिर्फ एपिथेलियल टिश्यूज का आना बाकी रह जाता है, जिसमें हमारी स्किन वाली लेयर का आना बाकी रह जाता है, वहां पे हमें क्या करना है, प्रमोट करना होता है टिश्यू के मैचुरेशन को। यानी कि वहां पे सेल्स बन रही हैं, बस उसके मैचुरेशन के प्रोसेस को हमें सिर्फ प्रमोट करना होता है, ताकि वहां पे जल्दी से स्किन बन जाए। ओके, फोकस ऑन प्रोटेक्टिंग द न्यूली फॉर्म्ड एपिथेलियम। हमें यहाँ पे फोकस करना होता है जो नई एपिथेलियल सेल्स बन रही होती है उनको प्रोटेक्ट करना और उनको सपोर्ट करना मैचुरेशन के अंदर। ड्रेसिंग सिलेक्शन हम क्या करेंगे इसके अंदर, यूज हाइड्रोकोलाइड ड्रेसिंग टू मेंटेन ए मॉइस्ट एनवायरनमेंट एंड फैसिलिटेट एपिथेलाइजेशन। तो हम क्या करते हैं, हाइड्रोकोलाइड ड्रेसिंग का यूज करते हैं मॉइस्ट एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए, जो कि हीलिंग के प्रोसेस में हेल्प करेगा। ऑप्ट फॉर थिन ब्रीदेबल ड्रेसिंग टू प्रिवेंट मैसरेशन। हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक थिन पतली ड्रेसिंग का यूज करेंगे, क्योंकि ये सबसे ऊपर वाली लेयर है, हम इसके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर देंगे तो वहां पे फिर हीलिंग के प्रोसेस में प्रॉब्लम आएगी। तो आप यहाँ पे क्योंकि सिर्फ प्रोटेक्ट करने, तो आप थिन और ब्रीदेबल जो पोर्स वाली ड्रेसिंग होगी उसका यूज कर सकते हैं, ताकि सेल्स जो है वो डेड ना हो, उसको रोकने के लिए। ओके, देन उसके बाद में है मिनिमल इंटरवेंशन। आपको यहाँ पे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, यहाँ पे बहुत कम इंटरवेंशन करने की जरूरत होती है इस वुंड के हीलिंग के प्रोसेस के अंदर। तो अवॉइड फ्रिक्वेंट ड्रेसिंग चेंज टू अलाउ अनइंटरप्टेड हीलिंग। आपको यहाँ पे बार बार ड्रेसिंग को चेंज नहीं करना होता है, अनइंटरप्टेड हीलिंग होने देना होता है उस वुंड की। ओके, देन अब हम बात करते हैं जनरल कंसिडरेशन फॉर ऑल वुंड टाइप्स, है ना। तो सभी वुंड के टाइप में आपको कौन कौन सी जनरल कंसिडरेशन या फिर नॉर्मल या फिर कॉमन बातों का ध्यान रखना है। तो इसके अंदर पहला है पेशेंट एजुकेशन। टीच पेशेंट अबाउट वुंड केयर, साइन ऑफ इन्फेक्शन, व्हेन टू सीक मेडिकल हेल्प। तो आपको इसमें सिखाना होता है पेशेंट को भी कि वुंड की केयर कैसे करनी होती है, वहां पे इन्फेक्शन होती है तो आपको कौन से साइन दिखाई देंगे उस वुंड के अंदर, और आपको कौन सी कंडीशन में, जब आपकी वुंड केयर सही नहीं हो रही है और अगर आपको लग रहा है आपका वुंड सही नहीं हो रहा है, तो कौन सी कंडीशन में आपको मेडिकल हेल्प के लिए कॉल करना है। ओके, देन उसके बाद में है पेन मैनेजमेंट। पेन मैनेजमेंट आपको सभी टाइप के वुंड के अंदर, अगर हमारी बॉडी डैमेज हुई है तो वहां पे पेन होना एक नॉर्मल सी बात है, तो सभी टाइप के वुंड के अंदर पेन को मैनेज करना जरूरी होता है। तो उसके लिए हम प्रॉपर मेडिकेशंस या फिर कंफर्टेबल ड्रेसिंग जो है उनका यूज करेंगे, जो कि उस पेशेंट को पेन फील नहीं होने दे। नेक्स्ट है इसके अंदर होलिस्टिक अप्रोच। सिर्फ पेशेंट के वुंड या फिर उसकी ड्रेसिंग के टाइप को छोड़ करके आपको पेशेंट की ओवरऑल हेल्थ के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा, कि वो ओवरऑल पेशेंट जो है उसकी कंडीशन कैसी है और उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसा है, उसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना पड़ता है। देन डॉक्यूमेंटेशन, आपको जो है अगर वुंड जो है काफी सीवियर है या फिर कोई स्पेसिफिक कंडीशन है, तो आप उस वुंड का रिकॉर्ड भी रख सकते हो, ताकि उसके असेसमेंट के अकॉर्डिंग आपको ट्रीटमेंट प्लान और उस कि वुंड की केयर कैसे करनी है वो भी आप प्लान कर सको अकॉर्डिंगली। तो ये था हमारा वुंड मैनेजमेंट एंड ड्रेसिंग सिलेक्शन, किस तरीके से हम अलग अलग टाइप के वुंड को मैनेज करते हैं और उनके अकॉर्डिंग हमें कौन से टाइप की ड्रेसिंग का सिलेक्शन करना होता है वो हमने समझा, और उनके मैनेजमेंट के प्रोसेस के अंदर हमें किस किस टाइप की चीजों का ध्यान रखना होता है वो भी हमने समझा इस वीडियो के अंदर। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इसके अलावा आप इसके कंटेंट को हमारे टेलीग्राम चैनल, वेबसाइट और हमारे फेसबुक चैनल के ऊपर भी देख सकते हो, जो कि इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू।
Bye.